हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है 19 मई। 19 मई को जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास की आपको वीडियो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कि वहां से हम टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करेंगे आज के कोट ऑफ द डे की, जो कि है मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। कहने का मतलब है, आप एक टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी अपनी जिद जान सब लगा दो, ठीक? तो आपको वो मंजिल मिल जाएगी, वो गोल आपका अचीव हो जाएगा। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम क्लास स्टार्ट करने से पहले शुरुआत में मई के महत्वपूर्ण दिवस और थीम देखते हैं, जिसमें अभी तक हमने बिल्कुल 18 मई तक के कंप्लीट डिटेल में हमने महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख लिए। आज हम देखेंगे 19 मई के। 19 मई का पहला जो इंपोर्टेंट दिवस है वो है विश्व पारिवारिक चिकित्सक दिवस, वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे। और इस बार की थीम है कंपैशनेट केयर इन डिजिटल वर्ल्ड। दूसरा है राष्ट्रीय हेपेटाइटिस परीक्षण दिवस, और इस बार की थीम, और ये क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, हेपेटाइटिस बी और सी के शीघ्र परीक्षण और रोकथाम के लिए प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड में हाल ही में सरकार ने राज्य के किस जिले में पहले एकीकृत आयुष वेलनेस ओएसिस इसको मंजूरी दी है? तो ये दी है अल्मोड़ा को, ऑप्शन नंबर बी। पारंपरिक आयुर्वेदिक और योग चिकित्सा के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने हेतु अल्मोड़ा में पहला आयुष वेलनेस ओएसिस बनेगा। बात करेंगे अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी और ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कल्चर कैपिटल यहाँ पे बोला जाता है अल्मोड़ा को। भारतीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, जो कि आयुष है, इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2014 को की गई थी। प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि 9वीं शताब्दी में बना था, अल्मोड़ा के उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ही है। और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा संचालित अक्षांशी जिला कार्यक्रम में स्वास्थ्य ढांचा प्रमुख बिंदु यहाँ पे है। और लास्ट पॉइंट है, अल्मोड़ा का जो कसार देवी क्षेत्र है, विशेष चुंबकीय क्षेत्र यानी कि 1 एलन बेल्ट के कारण वैश्विक स्तर पर ध्यान के केंद्र के लिए यह भी प्रसिद्ध है। तो ये था अल्मोड़ा के बारे में। अब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा यहाँ पे नया पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये किया है देवभूमि ई विद्या पोर्टल। पहाड़ी और दूर दराज के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और डिजिटल सामग्री प्रदान करेगा देवभूमि ई विद्या पोर्टल। बात करेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यान एवं उत्थान एवं देवभूमि ई विद्या की। तो राज्य में जो आईएएस, पीसीएस, जेई और नीट जैसी परीक्षा के लिए यहाँ पे फ्री कोचिंग प्रदान करने हेतु उत्थान योजना शुरू की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार यहाँ पे बनाता है, और जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। बात करें अगले पॉइंट की, राज्य का जो डिजिटल साक्षरता और ई गवर्नेंस में है विकास हो रहा है यहाँ पे, अपनी सरकार पोर्टल इसका एक प्रमुख उदाहरण देखा जा सकता है। और सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 4 में इसका संबंध किससे है? वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, क्वालिटी एजुकेशन से है। और G1 में क्या है, यानी कि गोल 1 में यहाँ पे आप बताएंगे गरीबी, G1 में गरीबी, ठीक है, जीरो पॉवर्टी। और G2 में क्या है, हंगर, जीरो हंगर, ठीक है, भूखमरी हटाना है। तो यहाँ पे बात करेंगे अगला, देश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थापित किया जाएगा। और टोटल यहाँ पे कितने जी हैं, यानी कि गोल्स कितने हैं, 17 एसडीजी हैं, ठीक है। बात करेंगे इसके बाद, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में लुप्त प्राय हिमालयन सीरो को देखने को मिला, जो वन्य संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है? तो ये देखने को मिला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उच्च हिमालय क्षेत्र में वन विभाग के कैमरों के अत्यंत दुर्लभ हिमालयन सोरो यहाँ पर देखा गया है। तो बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। 2390 वर्ग किलोमीटर के साथ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है। ओके, और ये उत्तरकाशी जिले में है, उत्तरकाशी में है सबसे टॉप पे, ठीक है। और इसके बाद बात करें हिमालय सीरो जो है, इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य और वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। हिमालय जो आईयूसीएन होती है ना, ये रेड डाटा लिस्ट है, ये एक जारी करते हैं लिस्ट, ठीक है। उस लिस्ट में ऐसे जानवरों को रखते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा कम मात्रा में बच गए हैं, ठीक। तो रेड डाटा लिस्ट है, इनकी अलग अलग डाटा लिस्ट होती है, उसकी भी हम बात करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए डेडिकेटेड। चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट है, 1936 में, ये पहला है भारत का, और इसको पहला नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। वन्यजीवों की निगरानी हेतु कैमरा ट्रैपिंग विधि का उपयोग कर अखिल भारतीय बाघ अनुसंधान में अनुमान में व्यापक रूप से होता है, इसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ही भागीरथी नदी, जो कि गंगा का उद्गम गोमुख का भी है, इसका मूल निवास स्थान ये है।
बात करें अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड का जल विद्युत निगम द्वारा राज्य की किस नदी पर 120 मेगावाट की व्यास जल विद्युत परियोजना को पुनः गति देने के लिए केंद्र से अतिरिक्त बजटीय सहायता प्राप्त हुई है? तो ये हुई है यमुना नदी में, देहरादून में यमुना नदी स्थित 120 मेगावाट की इस परियोजना से उत्तराखंड का घरेलू बिजली संकट यहाँ पे दूर होगा। बात करेंगे यहाँ पे ब्यास जल विद्युत परियोजना की, यमुना नदी पर स्थित है, देहरादून में है, जो कि लखवार ब्यासी बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा ये है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो यह जल विद्युत विकास को गति देने के लिए 12 फरवरी 2001 को यह स्थापना की गई थी। बात करेंगे यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी के बंदरपुर ग्लेशियर के यमुनोत्री कांटा से होता है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। बात करेंगे टोंस नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा यहाँ पे निर्धारित करती है। इसी क्रम में देखें, भारत में जल विद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा में गिना जाता है जो कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को पाने में सहायक भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस नई इंटेलिजेंस और सर्विलांस ग्रिड प्रणाली को यहाँ पे मंजूरी दी है? तो ये दे रखी है प्रोजेक्ट प्रहरी, नाम में ही प्रहरी छुपा हुआ है। तो भारतीय सीमाओं पर ड्रोन और सेंसर आधारित एआई तकनीक से रियल टाइम मॉनिटरिंग और घुसपैठ रोधी ग्रिड स्थापित यहाँ पे की जाएगी। बात कर लेंगे, भारत की थल सीमा इतने किलोमीटर है, 15,106.7 किलोमीटर है, जो कि 7 देशों सर्वाधिक यहाँ पे है लंबाई। बांग्लादेश में 4,096 किलोमीटर है, इसके साथ लगी हुई है। ठीक है, 7 देश। अब पश्चिम से देख लेते हैं, पश्चिम में पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान का छोटा सा हिस्सा है, उसके बाद चाइना आ जाता है, चाइना के बाद यहाँ पे भूटान आ जाता है, भूटान के बाद बांग्लादेश आ जाता है और यहाँ पे म्यांमार आ जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और बांग्लादेश 7 और एक कौन सा बच रहा है? नेपाल। ठीक, नेपाल 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सीमाओं पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार CIBMS यानी कि एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली नीति पर यहाँ पे काम किया जा रहा है। भारतीय थल सेना की बात करें तो इसका गौरवशाली आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्मो, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ है। बात करेंगे AI आधारित घुसपैठ रोधी प्रणाली की, तो इसमें थर्मल इमेजिंग और सेंसर फ्लूइड रडार तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। बात करें इसी क्रम में अगला क्वेश्चन की, मई 2026 में संपन्न हुए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय निशानेबाज ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रिकॉर्ड अंकों के साथ स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? तो इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये है अर्जुन बबूता, भारतीय शूटर हैं अर्जुन बबूता। इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में नए एशियाई रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की, तो स्थापना 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय म्यूनिक यानी कि जर्मनी में है। बात करें ओलंपिक इतिहास में भारत को सबसे पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो मिला था 2008 में मिला था, बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाली राइफल और गोलियों का मानक कैलिबर कितना होता है? 4.5 mm। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष से 29 अगस्त को हॉकी के जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और एशियाई खेलों जो कि एशियन गेम्स हैं, इनकी शुरुआत 1951 में नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी, जिन्हें एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय नियामक यानी कि रेगुलेटरी बॉडी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटरी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पे किया गया है? तो ये क्या है? सेबी को। सेबी की फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, बात करेंगे बाजार सुधारों और छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी को अंतर्राष्ट्रीय नियामक पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पे किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में हुई थी और इसको सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। बात करें सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी पहली जो महिला अध्यक्ष बनने का गौरव है वो माधवी पुरी बुच को प्राप्त है। भारत में पूंजी व्यापार को सेबी नियंत्रित करता है, जबकि मुद्रा बाजार का विनिमय है ये भारतीय रिजर्व बैंक करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो इसके सुधार हेतु समय समय में उदय कोटक समिति और नारायण मूर्ति समिति का गठन यहाँ पे किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार का एक अवैध अभ्यास है जिसे रोकने की जिम्मेदारी भी सेबी की है। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष मलबे यानी कि जो स्पेस का डेब्रिस होता है इसकी निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस नए रडार सिस्टम को सफलतापूर्वक सक्रिय यहाँ पे किया है? तो ये क्या है? नेत्र सेकंड। इसको इसरो का ये स्वदेशी रडार सिस्टम निचली कक्षा यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिटर में 1 सेंटीमीटर जितने छोटे मलबे को भी यहाँ पे ट्रैक करेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर देख लो कितना होता है, अब इस मलबे को भी ट्रैक करेगा। अंतरिक्ष मलबा ट्रैकिंग की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से हुई थी, जिन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष मलबा मुख्य रूप से लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित होता है, जो पृथ्वी की सतह से 200 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में स्थित है। मलबे के सक्रिय उपग्रहों को बचाने की प्रक्रिया से को अंतरिक्ष विज्ञान में कैल्सर सिंड्रोम के सिद्धांत को समझाया जा सकता है।
इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, जहां से रॉकेट लॉन्चिंग किए जाते हैं। प्रोजेक्ट नेत्र की बात करें तो भारत की अपनी अंतरिक्ष परिस्थिति जन्य जागरूकता प्रणाली है। बात करें अगले क्वेश्चन की। वैश्विक पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में घोषित ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स 2026 के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में सर्वाधिक कमी लाने के प्रयासों के लिए किस देश को वैश्विक स्तर पर स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है स्वीडन को। ऑप्शन नंबर ए। जीवाश्म मुक्त उद्योग और 80% नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के कारण स्वीडन इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। बात करेंगे ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स की, तो पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व का पहला ऐतिहासिक स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। भारत ने ग्लासगो कॉप 26 सम्मेलन में वर्ष 2070 तक नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का यहाँ पर राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु और कार्बन क्रेडिट को लागू करने के लिए वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाए गए थे। ये सारे प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम सम्मेलन, ये सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं फर्जी का यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। तो पर्यावरण के अनुकूल विकास को मापने हेतु हरित जीडीपी यानी कि ग्रीन जीडीपी का अवधारणा वैश्विक स्तर पर उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन जो संगठन है आईएसए, एकमात्र ऐसा प्रमुख संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में है। बात करें अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है राजेश बंसल को। बात करेंगे इसके, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन नियम कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और इसके पहले जो गवर्नर थे भारतीय वो सीडी देशमुख थे। आरबीआई की संगठनात्मक संरचना है, उसमें एक गवर्नर होता है और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार यहाँ पे करती है। मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो इसका अध्यक्ष गवर्नर होता है आरबीआई का, और ये समिति देश में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की महंगाई को नियंत्रित करती है। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कौन सा राज्य है ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह है तमिलनाडु। स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ तमिलनाडु लगातार तीसरे वर्ष भी देश में शीर्ष निर्यातक में बना हुआ है। अब बात करेंगे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत संचालित डीजीएफटी यानी कि विदेश व्यापार महानिदेशालय भारत की निर्यात आयात नीतियों को विनियमित करता है, यानी कि यहाँ पे कार्य करता है। भारत को विनिर्माण हब बनाने हेतु 25 सितंबर 2014 को ऐतिहासिक मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन आधारित पीएलआई यानी कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यहाँ पे चलाई जाती है। और भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो 1965 में कांडला यानी कि गुजरात में स्थापित किया गया था, और चेन्नई को अपनी विशाल विनिर्माण क्षमता के कारण वैश्विक स्तर पर डेट्राइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ एडवांस मैरीटाइम टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए एक समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया आईआईटी मद्रास में। नौसेना जहाजों के स्वदेशी डिजाइन और एआई संचालित नेविगेशन प्रणालियों के विकास हेतु आईआईटी मद्रास से समझौता यहाँ पे हुआ है। तो बात कर लेंगे, भारत का जो पहला आईआईटी है वो खड़गपुर है, जिसकी स्थापना 1951 में पश्चिम बंगाल में की गई थी। शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो NIFRF रैंकिंग में आईआईटी मद्रास लगातार कई वर्षों से देश का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान यहाँ पे बना हुआ है। भारतीय नौसेना की बात करें तो इनका जनक ऐतिहासिक रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। समुद्र में जहाजों के सटीक मार्ग संचालन हेतु स्वदेशी नाविक उपग्रह प्रणाली का उपयोग एआई नेविगेशन से किया जा रहा है, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है जो कि 1971 के युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, खेल और युवा मंत्रालय मामलों के मंत्रालय के ने ग्रामीण प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए देश भर में किस नई खेल योजना की शुरुआत की है? तो ये की है मिशन पोडियम जूनियर। तो इसमें क्या होगा, ओलंपिक 2032 की तैयारी के तहत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोचिंग यहाँ पे दी जाएगी। एथलीटों को ओलंपिक पदक की तैयारी हेतु टीओपीएस यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पैरा ओलंपिक खेलों में जो आयोजन होगा इसका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, इसमें निर्धारित किया जाना है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत खेल राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र इस पर नीतियां बनाता है। ग्रामीण युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव पीटी उषा को मिला है। बात करें अगले क्वेश्चन की, विज्ञान या तकनीक के क्षेत्र में विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की नवीनतम सूची किस देश के फ्रंटियर सेकंड सुपर कंप्यूटर को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है अमेरिका को। ठीक, अमेरिका के फ्रंटियर सेकंड ने अपने एक्सस्केल कंप्यूटिंग स्पीड के साथ विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का स्थान बरकरार रखा है, और विश्व का सुपर
सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें फ्रंटियर की, तो इसकी कार्यक्षमता और गति को फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड में मापा जाता है, जो वर्तमान में एक्स स्केल पर स्तर पर है। बात करें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 808000 था, जिसे वर्ष 1991 में सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया था। विजय भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है, जिन्होंने देश में परम कंप्यूटर श्रृंखला के विकास का नेतृत्व किया है। विश्व के शीर्ष जो 500 कंप्यूटर की सूची को ट्रैक करने के लिए टीओपीएस 500 परियोजना का 1933 से कार्यरत है, और भारत का वर्तमान में सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है ऐरावत, जो सीडैक पुणे में ही स्थापित है। बात करेंगे अगला, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारत को वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स हब बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस शहर में देश की पहली अत्याधुनिक स्वदेशी वैक्सीन रिसर्च लैब यहाँ पे उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? हैदराबाद में। हैदराबाद के जीनोम वैली में स्थापित ये लैब भविष्य की महामारियों से स्वदेशी mRNA टीके यहाँ पे तैयार करेगी। बात करेंगे, हैदराबाद को भारत के जीनोम लैब और फार्मा कैपिटल्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ सबसे बड़ा बायोटेक क्लस्टर भी है। mRNA तकनीक की बात करें तो इसके आधारित टीके मानव की शरीर कोशिकाओं को सीधे वायरस से लड़ने के लिए विशेष प्रोटीन यहाँ पे बनाना सिखाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत सीडीएससीओ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत में दवाओं की नियामक संस्था है, और भारत विश्व में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और वैश्विक स्तर पर मात्रा में तीसरा यहाँ पे स्थान रखता है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। तो ये थे दोस्तों इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन के आंसर के, जिसने पूछा था कौन सी नदी है जो कॉर्बेट उद्यान के मध्य से होकर बहती है, जिसके कारण पूर्व में इसके रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता था। तो है पश्चिमी रामगंगा। अब ऐसा नहीं कि पूर्वी रामगंगा दूसरी जगह बहती है। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड की भाग्य रेखा यानी कि लाइफ लाइन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, जो राज्य के जल विद्युत और कृषि तंत्र का मुख्य आधार है? तो 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको आंक सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज के करंट अफेयर की क्लास। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।